बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 रोज़ बाद दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ताकतवर तरीन कुर्सी के लिए यानी सदारत के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं और सब की नज़रें उस तरफ है कि उस ताकतवर तरीन कुर्सी पे कौन बैठेगा और वो क्या करेगा। आज के जरिए में इस मौजू पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सरबरा मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प नामी तंजीम के, जो कि बरसों से फ़ाल है और डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त हामी समझे जाते हैं। तो साजिद तारड़ साहब के साथ गुफ्तगू हम करेंगे। तारड़ साहब, एक तो ये सवाल ज़हन में आता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के इतने ज़बरदस्त हामी क्यों हैं? देखें, एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जमहूरियत में हिस्सा लेना एक पब्लिक सर्विस है, ये कारोबार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पैसा कमा के सियासत में आए वर्सेस बाइडन या दूसरे सियासतदान जो हैं वो सियासत में आके पैसा कमाते हैं। तो मैंने मैं खुद एक कामयाब बिजनेसमैन हूं। मैं हमेशा ये समझता हूं कि ये एक पब्लिक ड्यूटी होती है, कौम को सर्व करना होता है, बजाय कि इसमें आके कारोबार किया जाए, ठेके लिए जाए, कमीशन किकबैक लिए जाए। तो मैं इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हूं 2016 से। और दूसरा, अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका को यही प्रॉब्लम है। एक पार्टी जो है उस बिल्कुल सोशलिज्म की तरफ जा चुकी है, मिडिल ग्राउंड की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और एक एवेंचुअलिस्ट वोट है, फार राइट और फार लेफ्ट पे चले गए हैं। जरूरत इस चीज की थी कि मिडिल ग्राउंड पे आया जाता, और मैं इन वैल्यूज पे बिलीव करता हूं। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने अमेरिकन ड्रीम बाय किया है। अमेरिकन ड्रीम बाय करने का मतलब है कि आप रिपब्लिकन फिलॉसफी से एग्री करते हैं। मैं वहां पे सोशलिस्ट एजेंडे के लिए नहीं गया था, वहां पे वेलफेयर लेने नहीं गया था। मैं एक मार्केट प्लेस पे, कंपैरेटिव मार्केट प्लेस में जाके कम्पीट करके कामयाब होना चाहता था। तो ये वजूहात हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हमेशा अटैच रहा हूं 2016 से आप डट के उनके साथ हैं, तो जवाब में उनकी तरफ से भी आपको कुछ मिला है? देखिए, मैं खुद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब वॉशिंगटन डीसी को सीख रहे हैं, गवर्नमेंट को सीख रहे हैं, मेरे लिए एक पहला मौका था 2016 का, जिसमें मैंने खुद पहली दफा व्हाइट हाउस को या कैपिटल हिल को पहली दफा इतने करीब से स्टडी किया। मुझसे भी कुछ गलतियां हुई जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से हुई, और उसी का नतीजा है कि मैं एडवाइजरी पोजीशन तक ही रहा, आगे नहीं बढ़ सका। मैं 2020 में मेरी पोजीशन 2016 से भी ज्यादा बेहतर थी। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसका पोर्टफोलियो, तस्वीर, पूरा बायो जो था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की ऑफिशियल इलेक्शन वेबसाइट का हिस्सा था। मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती रही, लेकिन 2020 में फिर वो इलेक्शन हार गए। फिर अल्टीमेटली मैं अपने लर्निंग प्रोसेस के आसपास ही फिरता रहा, कुछ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें मैं अकम्प्लिश नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे ज्यादा जो कामयाबी ये है कि आज 52% मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंडोर्स कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, और आज उनको समझा जा रहा है कि ये एक पीस प्रेसिडेंट साबित होंगे, दुनिया की जंगें खत्म करेंगे, जंगें खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जब सफर शुरू किया था तो सिर्फ 7% मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ थे। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मिशिगन स्टेट सारी साथ खड़ी है। कई शहरों के जो मुसलमान मेयर हैं उन्होंने एंडोर्स किया है, और ही इज वेरी पॉपुलर अमंग द मुस्लिम अमेरिकन एज वेल। वो तो मुस्लिम अमेरिकन में पॉपुलर हो गए, लेकिन दरमियान में उन पे केसेस भी बने, उनके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई। तो उसके बाद भी आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही की हिमायत करनी चाहिए? बिल्कुल, उसका एक बड़ा वाज़ेह जवाब है। मैं बताना ये चाहूँगा कि दर हकीकत सियासी इंतकाम है सारा। ये केसेस क्या हैं? साफी साहब 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा, कॉन्स्टिट्यूशन सोया रहा, जमहूरियत सोई रही, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी का ऐलान किया तो सारी की सारी चीजों ने घेरा डाल लिया। मर्जी की स्टेट, मर्जी का प्रोसिक्यूटर, मर्जी का जज, मर्जी की ज्यूरी। तो इसको सियासी इंतकाम नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? और यही वहां पे हो रहा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर इतने ज्यादा सियासी केसेस हैं, जब जो कभी अल कपून जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था उस पर भी इतने केसेस नहीं थे। तो दर हकीकत ये सियासी इंतकाम है। उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होता, इतना फिशी होता तो $10 बिलियन की एम्पायर ना बना पाते वो। दर हकीकत ये सारी एग्जैजुरेशन है। और लेफ्ट विंग जो है वो खुल के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI इस वक्त उनका टूल बन चुका है।
लेकिन यही चीजें ठीक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा इंशाल्लाह व्हाइट हाउस में होंगे। आप क्या समझते हैं, वो इलेक्शन जीत जाएंगे? इस मरतबा जीत थोड़ी सी मुश्किल नहीं हो गई है? नहीं साफी साहब, अगर देखा जाए तो 2016 में जब मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ट्रैवल करता था तो CNN उस वक्त भी यही कहता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हार चुके हैं, हिलरी क्लिंटन जीत चुकी हैं। दर हकीकत ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती थी। आज अगर कोई कॉमन सेंस रखने वाला इंसान अगर थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया को स्टडी करे, जो जंगें जारी हैं, दुनिया जल रही है, 45,000 से ज्यादा फलस्तीनी निहत्थे फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, यूक्रेन $295 बिलियन यूक्रेन को प्लेट में रख के दे दिया गया, हालांकि वो जंग अमेरिका की नहीं है, वो यूरोपियन जंग है। तो दर हकीकत इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, फॉल ऑफ काबुल के बाद हमारा पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, हमारी पुलिस डीमोरलाइज्ड है, हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं जिस तरह शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, ये सारे गाजा का नक्शा पेश कर रहे हैं। पुलिस को बुलाया जाए तो वो नहीं आती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस जो है वो डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, और इस वक्त जो ओबामा साहब हैं वो कहते हैं कि सेल्फ पुलिसिंग होनी चाहिए, पुलिस के डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाए, कर देना चाहिए। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को अगर देखा जाए, 21 मिलियन लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं, उनको एक प्लानिंग के जरिए स्विंग स्टेट्स में एडजस्ट किया जा रहा है। अगर सारी इन चीजों को देखा जाए, इन्फ्लेशन को देखा जाए, सप्लाई चेन को देखा जाए, तो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेट इलेक्शन जीतेंगे। मेरा आखिरी इस पे सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा कि आज मुझे ये बताएं कि जो बाइडेन कहाँ हैं, किस बेसमेंट पे हैं, किस बीच पर हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसके साथ जो छोटा क्वेश्चन ये होगा कि अगर वो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, इतने बीमार और लाचार हैं, तो फिर 3.5 साल अमेरिका किसने चलाया है और आज अमेरिका को कौन चला रहा है? तो इन सारे सवालों का जब जवाब इकट्ठा किया जाए तो साफी साहब इट इज इम्पॉसिबल कि कैमला हैरिस इलेक्शन जीतेंगी। लेकिन एक पूरी मशीनरी, एक पूरा जिसको हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कह लें या डीप स्टेट कह लें, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने खड़ी है। जिन लोगों ने $295 बिलियन का यूक्रेन की जंग का फायदा उठाया है वो सामने खड़े हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैसिव सपोर्ट है। अमेरिका को भी अब हकीकी आज़ादी की जरूरत है। तो अमेरिकन डीप स्टेट की मुखालफत के बावजूद क्या उनका सदर बनना मुमकिन होगा? यही तो बात है। देखें, मेरी नजर में आज अगर इसका सारा जवाब ढूंढा जाए साफी साहब, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ 19-20 के फर्क पे अपना असर रखती है। जब लोगों का मैसिव सपोर्ट होती है तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट जो है वो इतना ज्यादा खुल के सामने नहीं आती, क्योंकि फिर सोसाइटी का फैब्रिक खराब हो जाता है, फिर उसके बाद अनरेस्ट हो जाती है, हंगामे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सपोर्ट है वो एक मैसिव सपोर्ट है, और उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये जो आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, तो अफगानिस्तान ने ये दिन जो देखा, इसके ज़िम्मेदार क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है? क्योंकि उन्होंने ही तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया था और मुआहदा किया था। देखें, जिस तरह बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसको वक्त की जरूरत समझा जाता था। इस वक्त पॉलिसी शिफ्ट हो रही थी कि अफगानिस्तान से निकल के चाइना पे तवज्जो दी जाए। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन इनखला के तरीकाकार में डिफरेंस था। डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे बडगाम एयरबेस पे अपनी प्रेजेंस रखना चाहते थे, तालिबान एग्री कर चुके थे। एयर सपोर्ट सबसे बाद में बंद करनी थी, बाइडन ने पहले बंद कर दी, जिसकी वजह से आपके गए। फिर तरीकाकार, इनखला के तरीकाकार में डिफरेंस था, वरना निकलना तो ये जरूरत थी अमेरिका की कि अपने सोल्जर्स को वापस लाया जाए। लेकिन 11 डेड बॉडीज को उठा के रात के अंधेरे में भागना वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का इनखला, ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये था। लेकिन जो कामिला ने डिबेट में भी उन पे एतराज़ किया कि अफगान गवर्नमेंट को बाईपास करके उन्होंने तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात किए, जो खराबी की बुनियाद बनी। देखें, ये तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट जो थी वो भी डबल गेम करती थी। इस चीज के भी इशारे लोग बातें वहां करते हैं कि दे वर नॉट सिंसियर विद द रजीम, अमेरिकन रजीम एट द सेम टाइम। लेकिन अब असल स्टोरी फिर किसको पता हो। लेकिन उस अफगान हुकूमत जो थी वो काबुल के अंदर सिर्फ एक काबुल के मेयर की पोजीशन में थे उस वक्त के सदर। अगर उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता तो शायद ये इनखला इस तरीके से ना होता, लेकिन अल्टीमेटली दैट प्लानिंग एंड दैट पॉलिसी वाज। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो साजिद तारड़ साहब के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। हमारे साथ हैं साजिद तारड़ साहब जो कि सरबराह है मुस्लिम्स फॉर ट्रंप। तारड़ साहब, एक राय ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो तारिकीन वतन है वो उनके शदीद मुखालिफ हैं और आते ही उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, तो एक तारिक वतन होकर भी आप उनकी हिमायत क्यों कर रहे हैं? देखिए साफी साहब, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक इमिग्रेंट की एक फैमिली से हैं। अमेरिका के अंदर हर बंदा ही इमिग्रेंट है। लेकिन अब ये मैं कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप और हमारी रिपब्लिकन पार्टी कभी भी इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा स्टैंड ये होता है कि अगर अमेरिका में आना है तो फ्रंट डोर से आए, दीवार को फैलांग कर इलीगल तरीके से ना आए। और दूसरा सबसे बड़ा स्टैंड डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये सपोर्ट करते हैं कि अमेरिका में जो आता है उस बंदे को अमेरिका की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ अलाइंड होना चाहिए। अगर आपको अमेरिका पसंद नहीं है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में एक जायज मुतालबा है कि लीगल तौर पर आए, लॉ को वायलेट करके ना आए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते ही 1798 का एक कानून है, उसको इस्तेमाल करते हुए एक मैसिव डिपोर्टेशन का प्रोग्राम रखते हैं और मैं उसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैं खुद एक लीगल इमिग्रेंट हूं। आई एम नॉट अ क्रिमिनल एंड इलीगल इमिग्रेंट। तो दर हकीकत सोच की फर्क है, वरना इसमें मेरे ख्याल में अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स एंड वी ऑल ऑफ अस वी सपोर्ट इट। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग को वो कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, यूक्रेन की जंग अगर देखा जाए तो मैं इस वक्त दुनिया के अंदर जो कुछ भी है जंग हो रही है, हर कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू द अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बाइडन और जो कैमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन है ये उस वक्त ओबामा की पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी। ओबामा को प्रेसिडेंट शी और पुतिन ने बड़ा अरसा इन्होंने उसको फोरकास्ट कर लिया था, टेस्ट कर लिया था सीरिया में और दूसरी जगहों पे। और जो ही काबल का नक्शा उन्होंने देखा, इनको भागते देखा तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। आज अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह, हमास, उन्होंने ये इजराइल, उसके बाद अगर देखा जाए तो ताइवान के आसपास चाइना भी, ये सारे के सारे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। और बिल्कुल इसको बंद किस तरह करेंगे कि सबसे पहले आते ही नेटो की फंडिंग बंद की जाएगी। यूरोप को कहा जाएगा कि आपकी जंग है, आप खुद संभालें। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन जो स्लोगन है उनका, हम पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, हमारा पेंटागन डीमोरलाइज है हम उसको ठीक करेंगे, हम अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, 21 मिलियन क्रिमिनल इलीगल जो आए हैं उनको डिपोर्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका को कौन कौन सी थ्रेट्स मौजूद हैं और दुनिया के साथ क्या करना है। दूसरा, यहाँ के आपके देखने वालों को यह भी पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिंस ही इज अ बिजनेसमैन, जंग के अहदाफ जो है वो एम्बार्गो और टैरिफ के साथ लेते हैं। ये इस दौर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर, इकोनॉमी के दौर के अंदर जंगों में जाना और लोगों का कत्लेआम, जेनोसाइड करना जिस तरह गाजा में हो रहा है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो गज़ा में जो कत्लेआम हो रहा है तो इजराइल की हिमायत तो उस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने दौर में अपना सफारत खाना बैतुल मक़दस मुंतकिल किया था। बिल्कुल। देखें, इस वक्त अगर जरा मैं कहता हूं आपके देखने वालों को बिलखसूस थोड़ा हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि इजराइल के 9 मिलियन लोग, 9 मिलियन पॉपुलेशन है इस वक्त, 8.2 बिलियन पॉपुलेशन पूरी दुनिया की है। और किस तरीके से वो पूरी दुनिया की नहीं सुन रहे और पूरी दुनिया को ही ऑलमोस्ट देखा जाए तो यरगमाल बनाया है। इसकी वजह क्या है? अमेरिका आज लाचार क्यों है? असला अमेरिका का, पैसा अमेरिका का, लेकिन वो उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग भी उन्होंने छोड़ दी है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह तालीम है। जो हमने अब्बासियत दौर के बाद हमने जो तालीम के साथ, साइंस के साथ बाइकाट किया है, वो बाइकाट उन्होंने नहीं किया। उनका जब दिल करता है वो आपके पेजर फाड़ते हैं, जब उनका दिल करता है वाकी टाकीज फाड़ते हैं। अब इस पे चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो वो हमेशा अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अगर वो सदर होते तो ये जंग ना होती, क्योंकि ईरान के ऊपर उनकी सैंक्शंस काम कर रही थी। बराक ओबामा ने उनको कंटेनर्स में डाल के डॉलर दिए, उनको पाउंड दिए, उनको यूरो दिए और सारे का सारा पैसा जो है हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस के पास गया। और 7 अक्टूबर उन्होंने किया, ये ना होता। और उसके बाद आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चले जाना चाहिए और मेरे ख्याल में इसको वो इन्फोर्स करेंगे। एक एक करके हम ज़रा
जायज़ा लेते हैं फ़लस्तीन के मामले पे डोनाल्ड ट्रंप आके क्या करेंगे? क्या वो इजराइल को जंग बंद करने पे मजबूर कर सकेंगे? डेफिनेटली सिंपल एंड इजी है। जो असला इस वक्त बाम या चीजें सपोर्ट दी जा रही है उनको कहा जाएगा कि स्लो डाउन की जाए। मैं आने से पहले वहां पे मैं इस प्रोजेक्ट्स को देख रहा था कि इस वक्त सऊदी अरेबिया इज वेटिंग फॉर टू मेक अ डील विद इजराइल। सऊदी अरेबिया और अबू धाबी दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू रीबिल्ड गाजा। और उसके अंदर इजिप्ट या दोनों मुल्कों ने जाके वो दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन उसको चलाएंगे, रिहेबिलिटेशन शुरू होगी। दिस इज ऑलरेडी ऑन द रेडार ये सारा प्रोजेक्ट जो है। लेकिन ये कि इस वक्त दुनिया के हालात को कंट्रोल करना, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आप व्हाइट हाउस में पहले दिन आएंगे, जो पहली फाइलें उनको देखनी होंगी वो जंगें ही होंगी देखना। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ लीडर। वो एस्टेब्लिशमेंट या किसी एक स्पेशल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। और मेरे ख्याल में इस दफा 2-3 दफा कातलाना हमला हुआ और जब से वो व्हाइट हाउस से बाहर हैं जितने केसेस हैं, मैंने खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब 1-2 दफा क्लोज सर्कल में बात की तो उन्होंने कहा आई एम अ न्यू पर्सन, आई नो हाउ टू रन द व्हाइट हाउस नाउ। पिछली दफा मुझसे भी गलतियां हुई हैं लेकिन यू विल सी इट कि न्यू प्रेसिडेंट, न्यू अमेरिका, न्यू चैप्टर एंड पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड। इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका को लीडरशिप की जरूरत है, पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। ईरान के मामले पे उनकी अप्रोच क्या है? ईरान के देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली मैं समझता हूं कि जो थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ ईरान इज ऑन अ बैक फुट, इजराइल इज ऑन अ बैक फुट रिगार्डिंग ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट। बड़े समझे तरीके से उन्होंने रिटेलिएट किया है जिस पे ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान को सैंक्शंस उस पे आएंगी, जितना आज वो तेल निकाल रहे हैं वो रुकेगा। उनको उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन या उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया जाए। और यूक्रेन पे वो क्या करेंगे? यूक्रेन के बारे में आपको बताया है कि इस वक्त जो हमारा अमेरिकन ब्लड एंड स्वेट अमेरिका से सीधा यूक्रेन जाता है, करप्शन के जरिए दुबई और स्विट्जरलैंड जा रहा है, उसको रोका जाएगा। यूलेंस्की साहब जो कि खुद एक कॉमेडियन है, एक डांसर है, उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह आगे जंगें लड़नी है, क्या करना है। रशिया को भी पता चल जाएगा कि द स्ट्रॉन्ग पर्सन, अनप्रेडिक्टेबल पर्सन एंड लीडर इज इन द व्हाइट हाउस, वो भी बैक स्टेप पे जाएंगे। और आप देखेंगे कि दीज आर द ओनली पॉलिसीज कैन स्टॉप द वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो इस पे अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगी। अमेरिका के पास सबसे बड़ा टूल स्विफ्ट है, जहां पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके जरिए किसी भी कंट्री को चोक किया जा सकता हो। उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स की जब वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो रशिया डॉलर नहीं थे, उनके पास कोई इकोनॉमिक सिस्टम मौजूद नहीं था। जो जितने डिप्लोमेट गए उनको कहा गया था कि प्लीज ब्रिंग डॉलर्स इन कैश, वी डोंट हैव एनी एबिलिटी टू केटर यू विद द सिस्टम्स रिलेटेड टू स्विफ्ट। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें बेहतर होंगी, दुनिया सुख का सांस लेगी एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी अगेन। नहीं, ये अमेरिका से पहले भी शिकवे किए जाते हैं कि वो बेवफाई करता है, तो अगर इस हालत में वो यूक्रेन को रूस के रहमो करम पे छोड़ते हैं तो ये एक और बेवफाई नहीं होगी और वो सस्टेन कर सकेंगे रेजिस्टेंस को? देखिए उसमें बेवफाई नहीं होगी, उसमें यूरोप को ये बताया कि यू आर, दिस इज योर गेम, दिस इज योर। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा 295 बिलियन हमारा खून पसीना वहां पे है। जर्मन वहां से आज भी गैस ले रहे हैं, जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ आज भी डील कर रहे हैं। हमें बुखार चढ़ा हुआ है, यूरोप इज हैविंग अ गुड टाइम, सिर्फ इस वजह से कि लिबरलिज्म है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, मैटर ऑफ फैक्ट, और उसके कई बेनिफिशरी हैं। ये सारी चीजों को रोकना होगा। और उसके बाद सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है साफी साहब, इस वक्त मैं जब भी मिडिल ईस्ट से वापस जाता हूं, अपने डलस एयरपोर्ट पे उतरता हूं तो लगता है मैं 50 साल पीछे आ गया हूं। इस वक्त जितने क्रिटिक्स हैं उनसे जरा पूछें कि पिछले अमेरिका में नया एयरपोर्ट कब बना था, कब कोई बड़ी हाईवे बनाई गई थी। हर सुबह अमेरिकन 2 घंटे रश में बैठ के दफ्तर पहुंचता है, 3 घंटे रश में बैठ के वापस आता है। कोई सीधी सड़क नहीं बनाई गई। पहले वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी हैव टू शो द वर्ल्ड वी आर स्टिल सुपर पावर एंड वी आर द रिचेस्ट एंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। अमेरिका का जो एक स्टेटस था बीइंग सोल सुपर पावर, वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू लूज दैट। आज हमारा आज इफ यू पर्सनली आस्क मी, अमेरिका इज हेडलेस, लीडरलेस एंड होपलेस एंड शेमलेस मैटर ऑफ फैक्ट। ये जो आप कहते हैं कि उसकी ये हालत है जो बाइडेन की कि वो मुल्क नहीं चला सकते, तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि उनकी हुकूमत को अमलन कौन चला रहा है?
हम कुछ लोग इस पे राय रखते हैं, या तो इसको बराक ओबामा साहब चला रहे हैं क्योंकि कैबिनेट जो मेजॉरिटी है वो उन्होंने उनकी हैंड पिक लग रही है, लेकिन इसके ऊपर वाशिंगटन पोस्ट और कई अखबारात वहां रिसर्च कर रहे हैं कि ये उनकी वाइफ जो है वो कैबिनेट में बैठना शुरू हो गई थी, कैबिनेट की मीटिंग्स में। हंटर बाइडन जो है वो कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठना शुरू हो गए थे, बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर उनका कोई घर के अंदर एड है हिस्पैनिक, जो काफी अरसे से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके घर में चाय पानी बनाता है, दूध पत्ती वगैरह बनाता है। ये भी सुना गया है कि शायद वो भी इस तरह के फैसले लेता है, लेकिन फैसला तो हो ही नहीं रहा है। तो व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बताया गया है कि प्रेसिडेंट इज ओनली एबल टू वर्क 10 to 5। तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि 8 बजे इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा, उसका जवाब व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन के पास नहीं था। तो दर हकीकत आप दुनिया में देख भी रहे हैं जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह लगता है कि ये क्रूज कंट्रोल पे को पीछे बैठ के इसके बटन दबा रहा है। तारड़ साहब, जब नेटो की फंडिंग को अमेरिका ख़त्म करेगा और यूक्रेन से निकलेगा तो यूरोप के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे? यूरोप, मैं अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो यूरोप अपनी जंगें खुद क्यों नहीं लड़ता, ये क्या वजह है? और यूरोप इस वक्त अगर देखा जाए तो इकॉनमी क्रिपल है उनकी जो इलीगल इमिग्रेशन ने उनका सत्यानाश कर दिया है। इनोवेशन, वेस्ट ओवरऑल कमजोर होता जा रहा है, इनोवेशन से दूर होते जा रहे हैं, लिबरल एजेंडाज, सोशलिस्ट एजेंडाज उनको खत्म करते जा रहे हैं। आप इंग्लैंड की मिसाल देखें जहां पे डॉक्टर सुइसाइड कर रहे हैं, हालात उनके देखें। लेकिन ये अमेरिका का ये फर्ज नहीं है कि उनको फीड करे, मुसलसल उनको पाले, उनकी हिफाजत भी करे और साथ वो मेरा इसमें किसी चीज में पेचे ना करें, अपना हिस्सा ना डालें। ये ज्यादती है। हमें पहले अमेरिका देखना होगा, अमेरिका फर्स्ट कहना होगा, अमेरिका मेकिंग ग्रेट अगेन करना होगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पेरिस अकॉर्ड से निकले थे, दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटर चाइना और इंडिया है, वो अपना हिस्सा माहौलियात में नहीं डालते, सारा बर्डन डोनाल्ड ट्रंप पर है। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई वी हैव टू पे फॉर द एंटायर वर्ल्ड, ये एक फिलॉसफी है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन बराक ओबामा's अप्रोच टू द वर्ल्ड एंड वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप्स फिलॉसफी टुवर्ड्स द वर्ल्ड। चाइना से मुतालिक उनकी क्या पॉलिसी रहेगी? चाइना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के सामने चाइना खड़ा है। बल्कि यूक्रेन की जंग के बारे में ये सोचा जाता था कि यहाँ से सारा तजर्बा हो के आगे यही चीजें, पॉलिसीज, यही आर्मामेंट जो है यूक्रेन में चलेंगे। ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन इसमें चाइना आज तक किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने नेवी बना ली, लेकिन आज तक कोई नेवल ना किसी बैटल वॉर में गए हैं, ना कोई उन्होंने मार्का किया है। वो रशिया से इस चीज की सपोर्ट हासिल, ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा टूल उनके पास जो है वो ट्रेड है, उनकी इकॉनमी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास वो टूल मौजूद है। मैं ये जाती तौर पे समझता हूं और कई हम रिपब्लिकन ये समझते हैं कि चाइना अमेरिका के पैसे पर बना है। हमारी टेक्नोलॉजीज की कॉपी कर करके, हमारे पेटेंट चोरी कर करके जो चाइना ने तरक्की की है, इस ब्लीडिंग को रोकना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ, अगर चाइना काम नहीं करेगा, टैरिफ को इंक्रीज करेंगे, अपने एलाय को भी कहेंगे कि चाइना को कॉर्नर किया जाए, चाइना की इकॉनमी को चोक किया जाए और उस तरीके से चाइना से अपने अहदाफ हासिल किए जाएंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक और वापस आएंगे तो अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक कुछ मज़ीद सवालात और मौज़ूआत को छेड़ेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। सबसे बड़ा सवाल अहम कि पाकिस्तान से मुतालिक उनकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, उसमें साफी साहब, मैं बिल्कुल एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक बराक ओबामा पीरियड में हुए। उसके बाद एक वज़ीर आज़म 4 साल बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार करता रहा, नहीं हुआ। वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पीरियड में प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया, भारत की सॉइल पर जाके पाकिस्तान की तारीफें की, आर्बिट्रेशन की ऑफर की। लेकिन यहाँ ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उनके रिलेशनशिप पाकिस्तान के वजीर आजम से थे, उनके रिलेशनशिप जाती बेस्ड पे नहीं थे। और तीसरा ये बात है कि जब भी रिपब्लिकन सदर आता है
पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप हमेशा बेहतर होते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन, बॉर्डर विद इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज नेपाल और भूटान को कोई भी नहीं पूछता। और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर डीमोरलाइज्ड पेंटागन की फाइलें मौजूद होंगी, जब पेंटागन को ठीक करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, एलाइज के साथ रिलेशनशिप बेहतर करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर होंगे। और अगर मुझसे जाती तौर पर पूछे तो आज भी पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इतने बुरे नहीं हैं। हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जो दौरा अमेरिका का था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल, वेरी फ्रूटफुल। और ये आप मजीद इन चीजों को एंजॉय करेंगे। उसमें बल्कि एक और जो चेंज आई है, जो चाइना भारत जो उनका बॉर्डर पैक्ट हुआ है, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी। आपके पास भी चॉइस नहीं होगा टू लुकिंग टुवर्ड्स यूएस, और यूएस जो अपने सारे एग्स चाइना के भारत के पलड़े में रख के बैठा था, उनके लिए उनकी नजर में भी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। मेरे ख्याल में यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द बेटर रिलेशनशिप, मोर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि उनके साथ इमरान खान साहब के पर्सनल रिलेशनशिप हो गया था और उनके आते ही इमरान खान के सिलसिले में कोई दबाव आ सकता है पाकिस्तानी हुकूमत पे। देखें, इस तरह की बातें पहले भी होती, मैंने भी सुनी है ये बातें। मुझे इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आती। इमरान इनका कोई देखें, डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी पाकिस्तानी से। अगर देखा जाए, उनकी वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने प्रोटोकॉल देना, मतलब उसका ये तो नहीं होता कि वो इनके साथ उनकी रिश्तेदारी हो गई है। लेकिन मुझे इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नजर नहीं आता जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी सॉवरेन कंट्री की जुडिशरी के अंदर आके इंटरफेरेंस की हो। मुझसे ये सवाल अगले दिन किया गया है, बड़े 2-3 दफा घुमा के। मैंने कहा शायद हो सकता है काले बकरे और काले जादू की वजह से वहां कुछ व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाएं, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपने दौर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास किसी मुर्शद को नहीं देखा, किसी काले बकरे को नहीं देखा। और दूसरा, मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मंडी भाउद्दीन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो। लेकिन ये बात की जा रही है कि जेरेड कुशनर के साथ जुल्फी बुखारी ने बड़े करीबी ताल्लुकात बनाए थे और उनके दामाद के ज़रिए उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। देखें साफी साहब, मुझे 36 साल हो गए हैं अमेरिका में रहते हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जेरेड कुशनर साहब की अब वो पोजीशनिंग नहीं होगी जो पहले थी। मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूं वहां पे। दूसरी उसमें बात ये मैं कहना चाहूंगा कि रिलेशनशिप, ज्यादातर वेस्टर्न रिलेशनशिप बेनिफिट बेसिस पे होते हैं। उस पे गलत उम्मीदें लगा लेना, मैं समझता हूं कौम को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। और दूसरा, जाती तौर पे मुझे सख्त अफसोस है कि एक सियासी पार्टी अब मजहबी एक मूवमेंट बन चुकी है। एक सियासी लीडर जो है वो मुर्शद बन चुका है। इनकी डायरेक्शंस चेंज हैं। जो बार बार कहा जाता है कि सियासत नहीं, ये जिहाद है। अगर जिहाद आपने करना है तो अपने बच्चों को भी बुलाएं। ये कौम के बच्चों को आप कहते हैं डी चौक पे आके तो ये तशद्दुद की तरफ जाएं, नौज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, ये डेड बॉडियों का जो इंतजार किया जा रहा है, ये गलत रवश है। ये आप मुझे ये बताएं, आपके पड़ोस में 3 मिलियन से इस वक्त अगर देखा जाए तो 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, और वो इस साल के अंदर अंदर 2 मिलियन मजीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं। और आपसे इस वक्त हमारे पड़ोसी पठान भाई जो हैं अफगानी, वो भी आपसे डर रहे हैं, बल्कि उनके बयानात आ चुके हैं कि आप एक पूरे रीजन के लिए खतरा है। चाइनीज मिनिस्टर बता चुके हैं कि वी फील कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान। तो ये किस रवश पर चल पड़े हैं आप? खुदारा अपने बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट्स की तरफ लेकर जाएं, हम तरक्की की तरफ जाएं। पाकिस्तान आज रुक चुका है। पाकिस्तान आपकी मोहब्बत चाहता है। 77 years are too many years। खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत करें, किसी फर्दे वाहिद, किसी मजहबी कल्ट के पीछे जाने से इसकी बजाय पाकिस्तान को सेव करें। जिन लोगों पे बार बार उठाई जाती हैं उंगलियां, कभी एस्टेब्लिशमेंट है, कभी अदलिया है, अपने आप को ठीक करें। मेरे ख्याल में हर शख्स को शख्सी तौर पर पाकिस्तान को सुधारना होगा, पाकिस्तान का कर्जा उतारना होगा। मैं खुद अपने आप को मकरूज समझता हूं कि मुझे खुद पाकिस्तान के लिए कुछ करना होगा, लेकिन आए मिलजुल के पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, बजाय कि हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भाग रहे हैं।
लेकिन तारड़ साहब, ये अमेरिका में जितनी बड़ी तादाद में कांग्रेसमैन ने उनके लिए खतूत लिखे हैं इमरान खान साहब के लिए, इसकी तो माजी में मिसाल नहीं मिलती। उसकी लॉबिंग तो वहाँ पे बड़ी स्ट्रांग नज़र आती है। तो इस असर में डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर नहीं आएंगे? देखें, यही मेरे अलमियात में से, मेरी परेशानियों में, मेरी मायूसियों में ये भी एक चीज बिल्कुल शामिल है। मैं टोटल एग्री करूंगा कि एक बंदे ने जेल से बैठ के 127 बार के जरीदों में खतूत लिखे। ये बाहर बैठे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग मौजूद हैं इस वक्त, जो प्राइम, उन्होंने इतने जरीदे नहीं लिखे। जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन उन्होंने जेल से लड़ने की तैयारी की है, वजीर आजम जो वजीर आजम हाउस में होता है उसके पास इतनी पावर नहीं, इतनी नहीं हो। मैं मानता हूं ये सारी, और लेकिन मेरा अलमिया ये है, काश ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए की जाती। काश इसी फर्द वाहिद ने 127 आर्टिकल पाकिस्तान के लिए लिखवाए होते जब ये खुद वजीर आजम था। जब ये खुद वजीर आजम था उस वक्त इतने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को पाकिस्तान का मुकदमा बताया होता। और ये जो कांग्रेसमैन सेनेटर खत लिख रहे हैं, काश वो गजा के बारे में भी इतने परेशान नजर आते जितने वो इनके लिए नजर आते हैं, क्योंकि डॉलर काम कर रहे हैं। डॉलर, काश ये डॉलर पाकिस्तान की लॉबी के लिए लगाए जाते। मेरे जैसे पाकिस्तानियों के यही जख्म है। साफी साहब, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, सख्त ज्यादती है। मैं मानता हूं इन्होंने ये कामयाब है इस चीज में, मैं मानता हूं। मैं खुद इनसे लर्न कर रहा हूं। मैंने मैकियावेली को बड़े गौर से पढ़ा है। आज मैकियावेली भी परेशान है इनको देख देख के कि पावर पॉलिटिक्स के लिए ये क्या क्या कर रहे हैं। चीमा साहब, बल्कि मैं कहूंगा साफी साहब, आप एक सेकंड के लिए आंखें बंद करें, आज फिर ये वजीर आजम हाउस में चले जाते हैं। इनके पास कोई टीम मौजूद है, कामयाबी है इनकी लॉबिंग की, कामयाब है इनकी लॉबी। मैं साफी साहब आपसे पूछना ये चाहूंगा, आज इस 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, परेशान है। वो जो बंदा अडयाला जेल में है उनके लिए परेशान है। कोई उसके पास प्रोग्राम है कि 3 करोड़ बच्चों को स्कूल किस तरह भेजना है? इस वक्त आपके 4 करोड़ भिखारी जो है पाकिस्तान के अंदर और दुबई और मिडल ईस्ट में, सारे में वो खैरात मांगते फिर रहे हैं। 7 करोड़ लोगों के लिए कोई प्लान इन्होंने पेश किया आज तक? हाँ, लॉबी कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स के लिए, डाकों के लिए। जो 3.5 साल इन्होंने किया है, खुदारा किसी मुल्क के साथ कोई ना करे। इलेक्शन अगर ट्रंप हार गया तो क्या उनका रद्द अमल वही होगा जो पिछली मर्तबा के आवाम को सड़कों पे निकालेंगे और कैपिटल हिल की तरफ जाएंगे? इसके 2 जवाब थे। पहली भी तो कुछ चीजें जो हैं वो लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की नहीं दिखाई थी कि वो पुरअमन एहतजाज की बार बार अपील करते रहे, लेकिन वो आज तक नहीं दिखाई जाती। दूसरा, ये क्वेश्चन उनसे किया गया डिबेट के दौरान कैमला हैरिस के साथ इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उसका जवाब था कि अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड लीगल हुए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। और उसी पे वो स्टैंड है। आज भी हमारे ऊपर खौफ तारी है कि 2020 में जिस तरह मेल इन वोटिंग के जरिए इलेक्शन को उसको मैनिपुलेट किया गया, आज भी शायद हमें खतरा है कि डीप स्टेट उसी तरह बिहेव करेगी। लेकिन मैं ये नहीं समझता। माजी में अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन इतने पुरतशद्दद आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, वर्सेस ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा जिन्होंने व्हाइट हाउस पे बहुत दफा अटैक किया, अमेरिका की कई स्टेटों को जलाया उन्होंने। लेकिन इस वक्त अमेरिका के अंदर भी 2 कानून मौजूद हैं, एक रिपब्लिकन के लिए और एक डेमोक्रेट पार्टी के लिए। हमारे लिए जो बाइडन ने कहा था कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट है, हमें तो होम ग्रोन टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। दर हकीकत बराक ओबामा का जादू इस वक्त अमेरिका में सर चढ़ के बोल रहा है। अमेरिकन बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और बार बार ये कहते हैं वी आर हमास, अमेरिका इज बैड प्लेस टू बी। और अमेरिका का एंथम भी रेसिस्ट है, अमेरिका का झंडा भी रेसिस्ट है, अमेरिका वर्ल्ड इज रेसिस्ट, वर्ल्ड व्हाइट हाउस रेसिस्ट। तो ये सारी जो इसकी प्रीचिंग शुरू हुई थी बराक ओबामा पीरियड में हुई है, और आज भी वो कैमला हैरिस भी जो है उन्हीं पॉलिसीज की एक्सटेंशन है। दिस इज द अनफेयर अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ अमेरिका। इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप है वो आके मुसलमानों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। देखिए, मुसलमानों के बारे में जो प्रोपेगेंडा अगेन लेफ्ट विंग मीडिया करता है, उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है। साफी साहब जब इलेक्शन जीते थे 2016 में, तो पहला ट्रिप उनका सऊदी अरेबिया का था। अगर आप एक कौम से, एक मजहब से इतनी नफरत करते हो तो वहां पहला दौरा नहीं किया जाता। फिर उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड कराया इजराइल का और दूसरे ममालिक का। अगर इतनी नफरत होती तो वो सारा कुछ ना होता। आपके देखने वालों को ये भी बताऊंगा कि अब वो एक अरब ग्रैंड चाइल्ड के
नाना भी बन चुके हैं। तो दर हकीकत ये जो आप बातें कह रहे हैं साफी साहब, ये सारी CNN इन चीजों को प्रमोट करता है, CNN BC इस पे कैपिटलाइज करते हैं। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी ये डोनाल्ड ट्रंप वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क, खुद एक इमिग्रेंट के वो पोते थे, उनकी 2 बीवियां इमिग्रेंट हैं। इनमें से देखिए ये बिल्कुल मेरे ख्याल में मैं इसको रद्द करूंगा, दिस इज नॉट फेयर। ये आपने जो अमेरिकी सोसाइटी की बात की, ये चेंज अमेरिकी सोसाइटी को पोलराइज करने का क्या डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार नहीं है? कुछ लोग उनको जिम्मेदार करार देते हैं कि उनकी वजह से अमेरिकी सोसाइटी में पोलराइजेशन आम हुई, जिस तरह इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में हुई। नहीं, उसकी हकीकत ये है साफी साहब कि लिबरल वाइट अमेरिकन ने दुनिया में स्टेटमेंट बनाने के लिए 14% अफ्रीकन अमेरिकन की आबादी में से एक प्रेसिडेंट को चुना था, वो था बराक हुसैन ओबामा, जिनकी टोटल अफ्रीकन अमेरिकन 14% पॉपुलेशन। वो जब आए तो वो अपना एजेंडा साथ लेकर आए। उन्होंने हर डिपार्टमेंट का हेड जो है बगैर मेरिट के, सिर्फ स्किन कलर और सेक्सुअल प्रेफरेंस की बेस के ऊपर उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं की। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका जो व्हाइट हैं या दूसरी कौमें हैं उनको स्नब किया गया। उसके रिजल्ट में ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे। दर हकीकत उससे पहले वो कभी काउंसिलमैन भी नहीं बने, उससे पहले उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक बहुत बड़ा ये एक मिरेकल था कि एक बंदा डायरेक्टली वाज चूजन एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी वजह ये थी कि 8 साल मेजॉरिटी को बराक ओबामा स्नब करते रहे, डिप्रेस करते रहे, ओब्रेस करते रहे, और उसी का रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब निकले थे। तो दर हकीकत ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं इसके मूजब बराक हुसैन ओबामा है। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तारड़ साहब। नाज़रीन, चलो इंतज़ार करते हैं कि 2 रोज़ बाद अमेरिका का सदर कौन बनता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।